मैं अरुण कुमार उत्क्रमित उच्च विद्यालय बिराजपुर गोविंदपुर धनबाद के विज्ञान शिक्षक हूँ। आज मैं आपके लिए क्लास 9 के अध्याय 1 के लिए वीडियो लेके आया हूँ, जो भाग 3 के रूप में है। आज का पाठ है गुप्त ऊष्मा और वाष्पीकरण। बच्चों, पिछले पाठ में हमने ठोस, द्रव, गैस, पदार्थ की 3 अवस्थाओं को विस्तार से पढ़ा था और कैसे उनको तो आज हम चलें आगे की जो पाठ है इसको समझें। गुप्त ऊष्मा को समझने से पहले हम गलनांक को समझेंगे कि जब कोई ठोस एक निश्चित ताप पर वह द्रव में बदलने लगता है तो उस निश्चित तापमान को ही हम गलनांक कहते हैं। जैसे जल का, बर्फ का गलनांक जो है 0 डिग्री सेल्सियस है, उसी प्रकार से जब कोई द्रव पदार्थ एक निश्चित तापमान पर वह गैस अवस्था में बदलने लगे तो उसको हम बोलते हैं क्वथनांक। हर एक पदार्थ के लिए यह अलग अलग तापमान है। यह तापमान उस पदार्थ की एक विशेषता भी होती है, पहचान भी होती है। मेल्टिंग पॉइंट गलनांक, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट। जैसे एक पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। सभी पदार्थ के क्वथनांक अलग अलग होते हैं। आगे हम यह पाते हैं इस चित्र से कि कोई ठोस गल करके द्रव अवस्था में बदल जाता है और वही जब द्रव गैस में बदलने लगता है तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। इसके विपरीत जब द्रव को ठंडा किया जाता है तो वह जम जाता है और उस ठोस अवस्था में आ जाता है। उसी प्रकार से वाष्पीकरण के विपरीत गैस को जब हम ठंडा करते हैं तो यह द्रव में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। आगे हम अब गुप्त ऊष्मा को समझने के लिए हमारा एक बेस तैयार हो गया है। अभी तक हम लोग यह पा रहे हैं कि किसी भी पदार्थ, चाहे वह ठोस हो, द्रव हो, जब हम उसको तापमान बढ़ाते हैं तो जब हम उसमें ऊष्मा देते हैं तो उसके तापमान बढ़ते हैं। यह जो है पानी है, पानी को अगर हम हीट करें तो अभी यह कमरे के तापमान 30 डिग्री के आसपास होगा। इसकी तापमान बढ़ेगा, जैसे जैसे हीट करेंगे तैसे तापमान बढ़ेगा। 30 से 40, 50, 60, 70, 90, 100 जैसे ही हो जाएगा यह पानी जो है वाष्प में बदलने लगेगा। और जब तक यह पानी पूरी तरह से वाष्प में न बदल जाए इस पानी का तापमान नहीं बढ़ता है। यहाँ एक बहुत ही रोचक पहलू है कि अभी तक हमने जब ऊष्मा को दे रहे थे, कोयला को जला करके, गैस को जला करके, तो तापमान इसका बढ़ रहा था। लेकिन अब गैस में तो बदल रहा है लेकिन तापमान इसका नहीं बदल रहा है। तो आखिर जो हम ऊष्मा दे रहे हैं वह क्या हो रहा है, उसका उपयोग कहाँ जा रहा है, यह बहुत ही गूढ़ रहस्य है, रोचक है और इसी को समझना है। इसको अगर समझ गए तो यही गुप्त ऊष्मा को समझना हुआ। इस टाइम में हम जो ऊष्मा दे रहे हैं
सिर्फ अवस्था परिवर्तन में खर्च हो रहा है, यानी द्रव से गैस बदलने में। तो वह ऊष्मा जो अवस्था परिवर्तन में उपयोग किए जाते हैं, खर्च किए जाते हैं, उसी को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। छिपी हुई ऊष्मा, लैटेंट हीट जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, और इसको हमें समझना है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अभी हमने जो पानी लेकर के उदाहरण मैंने बतलाया आपको, उसमें आप क्या देख रहे हैं कि द्रव से गैस बदल रहा है। तो इस टाइम में जो ऊष्मा दिए गए उसको बोलेंगे हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। लेकिन वही जब इसे हम बर्फ को लेकर के हम गर्म करें और केवल उसके पानी में जब तक नहीं बदल जाता है पूरी तरह से, इसके तापमान में बदलाव नहीं आएगा, और यह जो ऊष्मा दिया गया अभी इसको गलन की गुप्त ऊष्मा के रूप में उपयोग किया गया। तो इस प्रकार से गुप्त ऊष्मा गलन की यह गुप्त ऊष्मा हुआ। संगलन की भी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तो ये बहुत ही यहाँ पर गुण है इसीलिए कि इस आधार पर ही आगे के अध्याय में बहुत सारे प्रश्नों को उत्तर इसी आधार पर दिए जाते हैं, और जब आपका उत्तर में यह गुप्त ऊष्मा का जिक्र होगा तो वह उत्तर बहुत ही संतुलित होगा, जिसमें बच्चों को पूरे से पूरे अंक प्राप्त होते हैं। तो हम फिर कहेंगे गुप्त ऊष्मा के बारे में कि जब किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान के अवस्था परिवर्तन में जो ऊष्मा खर्च होता है, ऊष्मा की मात्रा को हम उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। अगर गलन में हम यूज कर रहे हैं तो गलन की गुप्त ऊष्मा, वही इकाई द्रव्यमान को द्रव से गैस में हम बदलने के लिए कर रहे हैं तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। पुनः कहना चाहेंगे गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा है जो किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान यानी 1 kg को उनके अवस्था परिवर्तन में खर्च किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं। गलन के लिए अभी हम इससे संबंधित एक बातों को और जिक्र करना चाहेंगे कि गर्मी के दिनों में घड़े के पानी ठंडा हो जाता है और उसका हम उपयोग करते हैं, लेकिन पीने वाले उसका आनंद लेते हैं। लेकिन विज्ञान के जो छात्र होते हैं, विज्ञान के जो व्यक्ति होते हैं, उन्हें यह जिज्ञासा होना चाहिए कि वास्तव में पानी ठंडा कैसे हो गया। हमने तो कोई इसको फ्रिज में नहीं रखा था, लेकिन यह मात्र घड़े में रखने के कारण ही ऐसा क्यों हो गया। तो उसके पीछे कारण होता है, इस घड़े के पानी में जो घड़ा है, घड़ा मिट्टी का बना होता है और इसमें अनेक छिद्र होते हैं। गर्मी के दिनों में यह पानी जैसे ही इनके सतह पर आते हैं बहुत तेजी से वाष्पीकरण होते हैं, और इस वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा है वह घड़े के पानी से ही लिए जाते हैं। इसलिए घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। और यह बहुत ही रोचक प्रश्न किए जाते होते हैं। सामान्य प्रश्न है कि गर्मी के दिनों में घड़े का पानी ठंडा क्यों हो जाता है। आगे और भी हम पुनः इस पर बात करेंगे समय लेकर के। अब हम वाष्पीकरण पर आते हैं। अभी तक हमने यह समझ चुके हैं कि वाष्पीकरण वास्तव में द्रव से गैस बनने की एक भौतिक प्रक्रिया है। वाष्पीकरण हम अपने घरों में यह देखते हैं कि कहीं भी पानी अगर गिर जाता है तो वह कुछ घंटों के बाद वहां से पानी उड़ जाता है, पानी नहीं रहता है। हम गीले कपड़े को बाहर पसार देते हैं, फैला कर छोड़ देते हैं तो वह कपड़े भी सूख जाते हैं। ये सब जो उदाहरण हैं यह आपको वाष्पीकरण के उदाहरण है। तो वाष्पीकरण वह भौतिक प्रक्रिया है
जिसमें कोई द्रव गैस में बदल जाता है। अब यहाँ बच्चों एक बहुत ही कंट्राडिक्टरी है जो समझना जरूरी है बच्चों के लिए, और यही अच्छी समझ के लिए एक पहचान है। एक शब्द है क्वथनांक, दूसरा शब्द है वाष्पीकरण। लगता है कि दोनों एक ही हैं, लेकिन वाष्पीकरण एक ऐसी भौतिक प्रक्रिया है जो वातावरण में किसी भी तापमान पर यह होते रहता है। इसके लिए कोई खास तापमान जरूरी नहीं है। कम तापमान पर भी वाष्पीकरण होता है, उसकी प्रक्रिया भले धीमी हो। और यही कारण है कि तालाब में जो पानी होता है वह सालों भर उसमें वाष्पीकरण होता है, चाहे वह ठंडा हो या गर्मी हो, बरसात हो, सभी मौसम में। लेकिन जो क्वथनांक है एक निश्चित तापमान पर होता है। वाष्पीकरण सभी तापमान पर होता है, क्वथनांक एक निश्चित तापमान पर होता है। यही मूल अंतर है। और इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि क्वथनांक पर भी वाष्पीकरण होते हैं, यानी क्वथन एक वाष्पीकरण भी हो सकता है, और लेकिन सभी वाष्पीकरण के जो चीजें हैं वह क्वथन नहीं होंगे। उबलना, किसी भी द्रव को उबलना एक निश्चित तापमान पर, और जिसके बाद वह गैस बदलने लगता है, उसी को बोलते हैं क्वथन। जिस तापमान पर होता है उसको क्वथनांक बोलते हैं। तो यहाँ क्वथनांक और वाष्पीकरण में डिफरेंस को समझ लेना है। आगे हम यहाँ देखेंगे कि वाष्पीकरण कैसे प्रभावित होता है। कभी वाष्पीकरण बहुत तेजी से होता है, कभी बहुत धीमा होता है। तो ये कौन से कारक हैं, कौन से कारण हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं, अभी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तापमान वाष्पीकरण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। गर्मी के दिनों में हम देखते हैं कि तालाब का पानी बहुत तेजी से सूखने लगते हैं, क्योंकि उसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है। तो तापमान वाष्पीकरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, टेम्परेचर। दूसरा है खुली सतह का क्षेत्रफल। यह भी एक रोचक विषय है। जिस पात्र में, जिस स्थान में द्रव होता है, उस द्रव की खुली सतह कितनी है। अब एक कप चाय को हम रख दें और उतना ही चाय की मात्रा को एक प्लेट में रख दें, तो हम देखते हैं कि प्लेट में जो रखा हुआ चाय है बहुत जल्दी ठंडा हो गया। और तो प्लेट का खुली सतह यहाँ हम देखते हैं कि बहुत अधिक हो जाता है और कप का कम होता है। इसलिए खुली सतह का क्षेत्रफल हम पहले से ही बता चुके हैं, लंबाई गुने चौड़ाई को हम क्षेत्रफल बोलते हैं। और ऐसा हम क्या देखते हैं कि कहीं पानी गिर जाता है तो उसको झाड़ू से हम उसको पूरा उसको दूर में फैला देते हैं, तो वह तेजी से वाष्पीकृत होकर के सूख जाता है। तीसरा आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। वायुमंडल में जो वायु है उनमें वाष्प की भी मात्रा होती है। तो वायुमंडल में जो वाष्प की मात्रा होती है उसी को हम आर्द्रता बोलते हैं। हम बरसात के दिनों में देखते हैं कि इसमें वायु में बहुत ज़्यादा आर्द्रता आ जाती है, और जिसके कारण वाष्पीकरण की दर घट जाता है। बरसात के दिनों में कपड़ा जो है आसानी से नहीं सूख पाती है। तो आर्द्रता जो है वाष्पीकरण को बहुत प्रभावित करता है। आगे है जो कारक पवन की गति। हम कमरे में जब पंखे को चला देते हैं तो उस स्थिति में कपड़ा बहुत आसानी से सूख जाता है। उसी प्रकार से कपड़े को जब हम बाहर में पसारते हैं, बाहर में उसको सुखाते हैं, तो वह तेजी से सूख जाता है। इस प्रकार से वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ हो गए तापमान,
दूसरा खुली सतह का क्षेत्रफल, आर्द्रता, पवन की गति। ये 4 ऐसे कारक हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। यहाँ इस चैप्टर के अंतिम बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो इस तरह के होते हैं कि घड़े के पानी ठंडा क्यों हो जाता है। तो अभी हमने जस्ट आपको बतलाया कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का उपयोग घड़े के पानी से ही होता है, इसलिए एक घड़े के पानी ठंडा हो जाता है। गर्मी के दिनों में ही क्यों, ध्यान देने की बात है, गर्मी के दिनों में तापमान भी अधिक होता है और आर्द्रता कम से कम होता है। तापमान अधिक है तो वाष्पीकरण की गति ज़्यादा हो रहा है, आर्द्रता कम है तो भी गति ज़्यादा हो रहा है। तो यही कारण है कि गर्मी के दिनों में ही घड़े के पानी ठंडा हो पाता है और दूसरे मौसम में नहीं होता है। एक और भी यहाँ पर रोचक पहलू है कि गर्मी के दिनों में भी जब पछुआ हवा चलता है तो आर्द्रता कम होता है, तो उस स्थिति में घड़े के पानी की शीतलता बहुत बढ़ जाती है। लेकिन वही जब पूर्वइया हवा चलता है तो ऐसा नहीं होता कि पूर्वइया हवा में आर्द्रता बढ़ जाता है। तो आज ऐसा ही कुछ और भी उदाहरण है मेरे सामने। नवरत्न ठंडा तेल है, इसको भी जब हम सिर पर डालते हैं तो बहुत तेजी से यह सिर में पहुंचते ही वाष्पित होने लगता है। अब इस वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा हमारे सिर के तापमान से मिलता है और हमारा सिर ठंडा हो जाता है और हम अपने को शीतल महसूस करते हैं, अपने को ठंडा महसूस करते हैं। अभी एक और है, यहाँ पर एक है, इसमें बर्फ है और बर्फ की इस गिलास के बाहरी सतह को अगर हम इसको करें तो ये देख रहे हैं कि इसमें पानी आ गया। ऐसा हम एक गिलास में नहीं देख पा रहे हैं, इसमें कोई ऐसा पानी नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ? इस प्रयोग से यह पता चल रहा है कि वायु में जलवाष्प की मात्रा है। जो गिलास में बर्फ है जिसके कारण गिलास की सतह ठंडा है और उस ठंडा की वजह से वायु जो है जम रहा है और वायु के जो जल वाष्प हैं वाष्प की अवस्था में है वह द्रव की अवस्था में आ रहा है। तो यहाँ पर हम एक देख रहे हैं कि कैसे ठोस को जब हम ऊष्मा देते हैं तो द्रव में बदल जाता है, द्रव को ऊष्मा देते हैं तो गैस में बदल जाता है। लेकिन जब इसके उलट हम विपरीत चलते हैं तो इसको हम गैस से जब हम ऊष्मा निकाल लेंगे तो वह द्रव बन जाएगा और अब यह ठंडा हो जाएगा उसके अपेक्षा। उसी प्रकार से द्रव का भी है, जब हम ऊष्मा निकाल लेते हैं तो अब वह ठोस बन गया और वह अब शीतल महसूस होगा, जैसे कि पानी से हम बर्फ को बनाते हैं। तो मैं पुनः इस गुप्त ऊष्मा और वाष्पीकरण को अगर हम एक जगह लाते हैं तो गुप्त ऊष्मा वह है जो अवस्था परिवर्तन में केवल यूज किए जाते हैं, उससे कोई तापमान में वृद्धि नहीं होती है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक तापमान, दूसरा खुली सतह का क्षेत्रफल, तीसरा आर्द्रता, चौथा पवन की गति। इस प्रकार से आज के वीडियो में मैंने आपको गुप्त ऊष्मा और वाष्पीकरण को समझाया। धन्यवाद।